इसका मतलब आंसर नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, इसका मतलब जो है वो आंसर नहीं है ना, ये डिज़ाइन का पार्ट है मतलब आपके, पहली बात तो ठीक है ना। और वो किस्मत आपकी अच्छी है कि वो मैच हो जाए तो आंसर वो अलग बात है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताइए। देखो गाइस, होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा? राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है ना, ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं? नोबेल पुरस्कार, अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार है जो कि अपन कहते हैं। समझ गए? यहाँ पे दोस्तों देखिए, पुलिट्जर पुरस्कार जो कि जर्नलिज्म के लिए फेमस है, हालांकि और भी बहुत सारी कैटेगरी के अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार बुक्स के लिए मिलता है। मैक्सेसे लीडरशिप के लिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो अच्छा उसके लिए। समझ गए मेरी बात? तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड है, ऑनर और सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था उन लोगों को जो कि काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। 1980 में स्टैब्लिश किया गया दोस्तों, किसके द्वारा? जेकब वॉन के द्वारा। इसको अल्टरनेटिव नोबेल भी कहा जाता है। सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू। जल्दी से आंसर करें। हाँ, रमन मैग्सेसे को देखो एशिया का नोबेल बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपसे अल्टरनेटिव पूछा है, एशिया का नोबेल नहीं पूछा है। एशिया नोबेल बोलते हैं वैसे तो किसको? रमन को। अगला सवाल यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो चौधरी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सल्तनत के टाइम पे हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी जो लैंड रेवेन्यू के लिए हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी? चौधरी हुआ करते थे। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखिएगा। हैंसांग को हर्षवर्धन के दरबार में दूत बनाकर किसने भेजा था? बताइए, हर्षवर्धन के टाइम पे हैंसांग को किसने भेजा था? आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? साई चुंग, दाई चुंग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ताई चुंग जो है इनके द्वारा भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और हर्षा के कोर्ट में भेजा था। चाइनीज के हिसाब से दोस्तों 666 AD जो है वो टाइम पीरियड था। ओके, और बुद्धा के जो स्तूपा है उनकी स्टडी करने के लिए भेजा गया था। हर्षा के द्वारा एक कंपटीशन भी रखा गया था, डिबेट रखी गई थी। ओके, आर्ट और लिटरेचर जो है हर्षा को काफ़ी पसंद था। समझ गए? गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद बसा हुआ था? जल्दी से बताइए। एक राजू जो है वो सवाल पूछ रहा है कि पुलिट्जर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? देखो, पुलिट्जर पुरस्कार भी काफ़ी पुराना है दोस्तों। ठीक है, इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। पुलिट्जर जो है ना उसकी 1917 के अंदर शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। गोदावरी नदी के किनारे की बात करूँ तो दोस्तों असमक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, असमक दोस्तों एशियन इंडिया के पीरियड एक टाइम का गोदावरी के पास में रीजन हुआ करता था। ठीक है, महाजनपदाज में से एक था दोस्तों। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है यहाँ पे उसके अंदर इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अन्युत्तर निकाय के अंदर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ नहीं है? कौन नहीं है भाई शास्त्रीय संगीत का पाठ? देखो यहाँ पे महालिंगम भी है, राजन भी है, कृष्णा भी है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? कृष्णा मूर्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा मूर्ति दोस्तों कौन थे? लिंग्विस्ट थे, यानी कि भाषा की पकड़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। आंध्र प्रदेश के थे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी रहे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक इन्होंने ओपन किया। समझ गए? चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या करी गई है? काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों। जो आपका भाग पार्ट 3 है उसमें आपके आर्टिकल हैं कहाँ से? 12 से 35 और 36 से 51 जो आपके अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो आपके पार्ट 4 के अंदर है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि अपन कहते हैं। समझ गए? 36 से 51 पार्ट 4 में। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? जल्दी से बताइए। अगर आपको कल के मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कौन देखेगा भाई?
और वीडियो को शेयर कर दो यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, अपने ग्रुप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सकें। आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है यार, लोगों का सहारा एक ही है, जुडिशरी। बाकी सब जगह तो पॉलिटिशियन ही है। पॉलिटिशियन तो अपने घर वालों की ना सुने, आपके कहाँ से सुनेंगे? तो जुडिशरी है जहाँ पे आप केस करके PIL या पेटिशन लगा के अपनी बात समझा सकते हो। समझ गए? गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ओके, इनको किसको? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। समझ गए? चलो, निम्नलिखित में से कौन सा लेख अधीनस्थ अदालतों की कार्य प्रणालियों की जांच करता है? ध्यान रखिएगा, रिट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते, हाई कोर्ट में भी लगा सकते हो। आर्टिकल 52 और 206, समझ गए ना? निम्नलिखित में से कौन सा लेख अधीनस्थ अदालतों की कार्य प्रणालियों की जांच करता है? जल्दी से बताइए। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो शिशाश्री जो है ना, उत्प्रेषक जो है, ये क्या होता है? अदालतों की कार्य प्रणालियों की जांच करता है। टू बी सर्टिफाइड इसका मतलब होता है कि भाई अगर ऊपर वाले हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर सही नहीं किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। समझ गए? फ्रीवेयर के 2 उदाहरण कौन से हैं? क्या होता है भाई फ्रीवेयर? पहले तो ये बताओ, उसके बाद उसके उदाहरण बताओ। देखो फ्रीवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री में आपको अवेलेबल होता है। समझ गए? ना कोई लाइसेंस चाहिए, ना कुछ और चाहिए। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, दो शेयरवेयर है, दो फाइल शेयरिंग है, इसके लिए कभी कोई पैसा लगता है क्या? भाई माइक्रोसॉफ्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा, गूगल के टूल बार के लिए देना पड़ेगा, इनके लिए भी देना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना? नो मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे कि स्काइप भी है, अडोबे एक्रोबेट रीडर है, फ्री में मिलते हैं ना। तारों में अक्षम ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित की वजह से होता है। इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो स्टार्स को मिलती है वो किस वजह से होती है, ये आपको बताना है। यार देखो, इसके अंदर होता क्या है? हाइड्रोजन टू हीलियम के अंदर कन्वर्जन होता है, उसकी वजह से इनकी क्या होती है? एनर्जी जो है वो हमेशा इसी तरीके से रहती है। समझ गए? और भारत के अंदर भी बोला जा रहा है, भारत मतलब हमारे अर्थ के ऊपर भी बोला जा रहा है इस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन को लेकर। हाइड्रोजन टू हीलियम कर लो तो कभी कोई समस्या आएगी नहीं। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी सर्वाधिक अवसादों को ले जाने वाली नदी है? सबसे ज्यादा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट दोस्तों कौन सी नदी करती है? काफी बच्चे तुक्का मारेंगे, लेकिन तुक्का उनका सही हो जाएगा दोस्तों। गंगा है जो कि सबसे ज्यादा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है? सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है ब्रह्मपुत्रा के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिसूचित सदाबहार मैंग्रोव क्षेत्र नहीं है? मैंग्रोव एरिया जो कि हमेशा रहे, ऐसा कौन सा मैंग्रोव एरिया नहीं है? देखो यार, गोवा में भी मैंग्रोव रहते हैं, केरला में भी रहते हैं, भितरकनिका में भी रहते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कभी सुना है आपने भोज में कोई बड़ा खतरनाक कोई मैंग्रोव एरिया हो? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वो एरिया नहीं है, नोटिफाइड मैंग्रोव एरिया नहीं है। समझ गए मेरी बात? मैंग्रोव होती क्या है दोस्तों? थोड़ी बहुत झाड़ियाँ, छोटे मोटे पेड़ होते हैं, खारा पानी होता है, उसके अंदर उगता है। समझ गए? और एक काफ़ी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी है जो कि वहाँ पे अवेलेबल करवाता है। ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया में आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। समझ गए मेरी बात? जो कि 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ, यानी कि अर्थ का कर रही है, तो इस एरिया के अंदर आपको मैंग्रोव है जो कि देखने को मिलेंगे। चाहे कितना ही खारी पानी हो, उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर देते हैं, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स है जो कि उनको कहते हैं। मध्य प्रदेश में कोई तटीय एरिया ही नहीं है यार, तो वहाँ पे मैंग्रोव कहाँ से होंगे? सोचने वाली बात है। कौन सा राज्य मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी है? मैंगनीज में बारे में बताइए। मैंगनीज का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश आपका। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंगनीज का उत्पादन जो है यही करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। दुनिया में बात करें तो चीन है और भारत का 5वां स्थान है।
आईवीएफ तकनीक की खोज किसके द्वारा करी गई थी? वीडियो को शेयर कर देना यार, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे। देखो आंसर क्या हो जाएगा, आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो है ना वो पैट्रिक और रॉबर्ट के द्वारा इन्वेंट करी गई थी। यार देखो आपको अगर समझ में नहीं आता ना आईवीएफ क्या होता है या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके, तो ये सब आप एक काम कर सकते हो। मैंने बायोलॉजी के वीडियो किसी टाइम पे बनाए थे आप लोगों के लिए, तो आईवीएफ अगर आप लिख सकते हो वाईफाई स्टडी या ऐसा कुछ भी, बुनेश लिख देना आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे करके, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल जो है वो बताइए कि कैसे जो है ये प्रोड्यूस करे जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्यों होता है, किस कारण की वजह से, ठीक है, ऐसा होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, बायोलॉजी के वीडियोस होंगे, वाईफाई स्टडी डाल देना, आपको शायद उसके अंदर मिल जाएगा, मैंने बनाए थे किसी टाइम पे, मुझे याद है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने में, लेकिन मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। समझ गए? तो 1977 के अंदर जो है वर्ल्ड का फर्स्ट बेबी आईवीएफ के द्वारा हुआ था। समझ गए? लुइस ब्राउन, यूके के अंदर। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव फॉरेस्ट फेस्टिवल हमारे देश में मनाते हैं दोस्तों 1 जुलाई को। जब बारिश मेजरली एरिया में आने लगती है जुलाई के टाइम पे, तब जो है नॉर्थ इंडिया में या फिर सब जगह पे फॉरेस्ट डे मनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? जल्दी से बताओ। देखो यार, यहाँ पे सारे के सारे जेनेवा ही है, ये आपके मॉन्ट्रियल के अंदर है, यानी कि कनाडा के अंदर है। ठीक है, कनाडा मॉन्ट्रियल। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित करे गए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स, जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एएलपी ग्रुप डी, ये ग्रुप डी हो गया, साथ में आपके जेई हो गया, आरआरबी का, हर जगह पे दोस्तों ये सवाल आया था कॉमनवेल्थ को लेकर। देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो स्टार्ट हुए थे ना, पहले तो देखो इंटर एम्पायर चैंपियनशिप नाम हुआ करता था इसका, इंटर एम्पायर। थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं आपको, क्या नाम था? इंटर एम्पायर चैंपियनशिप 1911 में। लेकिन उसके बाद से दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर जो है ना, उसके बीच में ये चैंपियनशिप होने लगी 1930 से। समझ गए? कॉमनवेल्थ जो नाम पड़ा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो इसका नाम पड़ा ना, वो पड़ा था दोस्तों कोई 1978 के अंदर। यहाँ पे आपका आंसर 1930 होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के गेम 1930 में चालू हो गए थे। 2018 का कहाँ पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का कहाँ पे होगा? बर्मिंघम के अंदर। ठीक है, बर्मिंघम कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होगा 2022 का। समझ गए? इंडिया में कब कब हुआ है? 2010 में, और उससे पहले कब हुआ है भाई? 2010 में ही तो हुआ है कॉमनवेल्थ, सिर्फ जिसमें घोटाला हो गया था, कॉमनवेल्थ घोटाला, बस एक ही बार हुआ है, उसमें भी काफ़ी किरकिरी हुई थी। ओके, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कनाडा में हुआ था 1930 का। सालबाई की संधि अंग्रेजों और डैश के मध्य हुई थी। सालबाई की संधि किसके बीच में हुई थी? जल्दी से बताइए। आंसर करो भाई, क्या होगा? देखो पहली बात तो ये जो ट्रीटी है ना, वो 1792 के अंदर जो है वो साइन करी गई थी, जिसमें मराठा थे और एक तरफ कौन लोग थे? ब्रिटिश लोग थे। काफ़ी बड़ी नेगोशिएशन करी गई थी आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, उसके अंदर बोला था कंपनी ने भरूच वाला एरिया है, सलसेट वाला एरिया है, वहाँ पे कंट्रोल करेंगे, और बाकी एरिया जो है, ओके, बाकी एरिया मराठास करेंगे।
इसके अलावा गारंटी भी दी गई थी कि मराठास जो है वो हैदर अली जो मैसूर का है राजा था उसको हराया जाएगा। समझ गए? तो इस कुछ तरीके से जो है इसको किया गया था साइन, और मराठास आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस टाइम पे दोस्तों लड़ाई नहीं हुई थी सलबाई के टाइम पे ज़्यादा टाइम तक, और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी ना वो आप देख सकते हो काफ़ी टाइम लग गया था। ये हुई थी 1802 में सेकंड वाली। तो नियर बाय देख सकते हो आप 20 साल तक जो है मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। ये देख सकते हो आप, डेट आपके सामने लिखी हुई है। 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए थे? बताओ भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए थे दोस्तों 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कितने जोड़े गए थे? आंसर हो जाएगा 4 जोड़े गए थे। कौन कौन से 4 थे? एक तो आर्टिकल 39 जिसके अंदर हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए बोला गया, 39A जिसमें फ्री में आपको वकील दिया जाएगा गरीब लोगों को अगर उनके पास वकील करने के पैसे नहीं है तो, इंडस्ट्रीज के अंदर मैनेजमेंट करने को लेकर 43A, और अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे उसको लेकर 48। समझ गए? तो ये 4 को जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। लास्ट सवाल है आज का, विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखो दोस्तों, सीमेंट का दुनिया में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ना, आप अंदाजा लगा सकते हो आंसर क्या होगा आपका। बिल्कुल ठीक है, चाइना आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सीमेंट का करता है।